हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आप लोगों का एटलस ग्रुप की क्लास में स्वागत करता हूं और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which is more and more important in all examination, and it's a basic concept related to Indian geography. ये भारत के भूगोल से संबंधित एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और किसी भी एग्जामिनेशन आइदर प्रीलिम्स और मेंस कहीं पे भी जाइए, किसी भी स्टेट के पीसीएस में जाइए, आइदर यूपी पीसीएस, यूपीएससी और बीपीएससी, एमपी पीसीएस, एवरीवेयर or other PCS, everywhere this question has been asked in prelims as well as mains. सब जगह यह पूछा गया है। सो आज मैं यह टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। द टाइटल ऑफ दिस टॉपिक इज, इसका जो शीर्षक है भारत की भू संरचना, जियो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्या मतलब होता है? व्हाट द मीन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स? जियो स्ट्रक्चर में सिंपली स्टडी ऑफ रॉक्स विच फाउंड इन ए सर्टन एरिया, यानी कि वे चट्टानें जो किसी देश में पाई जाती हैं, किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन सभी का अध्ययन, यानी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जियो स्ट्रक्चर इज ए स्टडी ऑफ रॉक्स। यानी भारत में जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें बच्चों एक बड़ी खास बात ये दिखाई देती है, इसके कई डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। मेंस में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां है, ये सब लिखना होता है। तो वहीं प्रीलिम्स में ये सब पूछा जाता है, यानी कि जो उसमें रिसोर्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा 15-20 मिनट का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको देखते हैं, समझते हैं, तो पक्का ही पक्का आपको मेंस में फायदा होगा एंड एज वेल एज प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में, यूपीएससी में भी इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं, अरेंज कराया जाता है कि भाई प्री कैम्ब्रियन या पुराण क्रम, द्रविड़ियन क्रम, इनको डिस्टर्ब क्रम में दे दिया और कहा गया कि टाइम के आधार पर पुराने से नए, यानी कि फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भू संरचना शुरू करते हैं। इंडिया में एक बड़ी खास बात होती है जब भू संरचना की बात होती है, यानी कि इफ यू टॉक अबाउट जियो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, देन इट सिंपली यू कैन से इन इंडिया ऑल टाइप ऑफ जियो स्ट्रक्चर्स आर फाउंड हियर। यानी कि भारत में सभी प्रकार की चट्टानें, भू संरचना पाई जाती है। टाइम के आधार पर बात करोगे, यस, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट इन इंडिया, सबसे पुरानी और सबसे नई जो भी दुनिया में चट्टानें हैं, इंडिया में, हमारे देश में पाई जाती है। ठीक है, यहां पर प्राचीनतम आग्नेय चट्टानें भी मिलती है, इग्नियस रॉक्स आर आल्सो फाउंड, एंड एज वेल एज न्यूएस्ट जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सबसे नई अवसादी चट्टानें हैं, वे भी यहां मिलती हैं। फिर यदि बात ओरिजिन के बेस पे आप करते हैं, तो यहाँ पे इग्नियस भी मिलती है, यानी आग्नेय चट्टान भी मिलती है, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिलती है, और मेटामॉर्फिक यानी कि कह सकते हैं रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें भी मिलती हैं। तो किसी भी बेस पर डिवाइड करोगे, इन इंडिया ऑल टाइप ऑफ रॉक्स, और फ्रॉम द रॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, because it has large expansion and different kind of geomorphic and geostructural process happened here. So different kind of rocks are found in India. अलग अलग तरह की यहाँ पर भूगर्भिक क्रियाएं हुई हैं और अलग अलग तरह की भू संरचनात्मक क्रियाएं हुई हैं। तो इसी वजह से इंडिया में देखा जाता है विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यदि मेजर स्केल पर हम डिवाइड करते हैं, ऑन द मेजर स्केल इन इंडिया 4 टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड हियर। द फर्स्ट इज प्री कैम्ब्रियन, देन पुराण क्रम, देन द्रविड़ियन क्रम, एंड देन आर्यन क्रम, है ना। बड़े स्तर पर आप देखेंगे तो 4 तरह की मिलती है, प्री कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानें, पुराण क्रम की चट्टानें, और द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, और आर्यन क्रम की चट्टानें। इसका मतलब ये है, सिंपल टाइम के स्केल पर कह सकते हो, दिस इज ओल्डेस्ट रॉक्स एंड आर्यन इज ए न्यूएस्ट रॉक्स। अब बच्चों का कैरेक्टर देख लिया जाए। जब दिस इज ओल्डेस्ट रॉक्स, इफ यू आर सेइंग दिस इज ओल्डेस्ट, तो सबसे पहले रॉक कैसे, कौन सी बनी थी भाई? शुरू में पृथ्वी तो आग का गोला थी ना, अर्थ वॉज स्फीयर ऑफ फायर। तो ऐसे में बाद में जब ठंडी हुई तो वहां पर बहुत सारी
चीजें बननी शुरू हुई और इसी क्रम में आप देखोगे बहुत सारी रॉक्स बनी और सबसे पहले रॉक्स बनी इग्नियस रॉक्स। इट मीन्स सिंपली प्री-कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम इज ए एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक सिस्टम, है ना। इसका नेचर क्या है, इग्नियस है, यानी कि सबसे पुरानी है, इग्नियस है। इग्नियस होगी तो हार्ड रॉक होगी, कठोर होगी, ठीक है। और एक खास बात है, सबसे पहले बनी है तो इंडिया के सबसे निचले भागों में यदि वर्टिकल डिवीजन करोगे इंडिया का तो उस वर्टिकल डिवीजन में एक खास बात दिखाई देगी कि सबसे निचले भागों में यही प्री-कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम पाया जाता है। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट डिवाइडेड इन टू पार्ट। समय के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट इज आर्कियन सिस्टम एंड दूसरा धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। दो सिस्टम में फिर से बढ़ जाती हैं और इनके अपने कुछ विशेषताएं देखी जाती हैं। यदि फर्स्ट आर्कियन है, दिस इज द आर्कियन सिस्टम एंड दिस इज धारवाड़ सिस्टम, इसका मतलब है कि आर्कियन सबसे पुरानी है और उसके बाद फिर धारवाड़। यदि आर्कियन सबसे पुरानी है तो सिंपली यू कैन से इसमें विशेष रूप से आपको इग्नियस करैक्टर मिलेगा। इसमें जो आग्नेय चट्टानों का गुण मिलेगा, यानी कठोर होंगे, सबसे निचले भागों में होंगे, ठीक है। देन जब इसका अपक्षय एंड अपर्दन हुआ, यानी कि आफ्टर वेदरिंग इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ दिस रॉक सिस्टम इट फॉर्म धारवाड़ सिस्टम, और इन अनदर वर्ड कह सकते हो धारवाड़ सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन सिस्टम, यानी कि आर्कियन सिस्टम का अपक्षय अपर्दन हुआ और उसकी वजह से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसका मतलब यह है कि ये कह सकते हो इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम, यानी भारत का सबसे पुराना, यानी भारत का पहला फर्स्ट सेडिमेंट्री करैक्टर वाली ये चट्टान है। बट टाइम के बेस पर चूंकि बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है तो इसमें मेटामॉर्फिज्म यानी रूपांतरण की क्रिया बहुत ज्यादा देखी जाती है, इसी वजह से यह पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कंपैरेटिवली इसके ऊपर पाई जाती है और गहराई कम होने की वजह से इसका आसानी से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू धारवाड़ सिस्टम इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम और रिचेस्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी सबसे धनी और सबसे महत्वपूर्ण यदि आर्थिक दृष्टि से कोई चट्टान है तो डेफिनेटली धारवाड़ सिस्टम है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब सोचे पाई कहां जाती होंगी, ये तो पूरे इंडिया में बहुत निचले भागों में बेड में, यानी कि बेडरॉक है, ये पूरे देश में मिलती है निचले भागों में, परंतु धारवाड़ क्रम की चट्टानें विशेष रूप से कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं और उसके साथ साथ छोटा नागपुर पठार के विशेष क्षेत्र में ये क्रम की चट्टानें मिलती हैं। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं ये मिल जाती हैं, ठीक है। मेनली आप कह सकते हैं पेनिनसुला रीजन में इस प्रकार की चट्टानों की उपस्थिति पाई जाती है। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, धारवाड़ इज ए फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इन Karnataka there is a district Dharwad, Shimoga, Bellary, Chitradurg. These are some important districts. Mainly these rock systems are extended there. So this is the important. And what the significance? If you talk about the significance of this rock, then simply you can say this rock is rich with different kind of minerals, especially metallic minerals. It is rich with iron, aluminium, copper, manganese and other so many minerals are found there, and especially very rich from the iron ore point of view, and finest quality of iron ore, especially hematite and magnetite of iron ore found in this rock। यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, है ना, सोना, चांदी, ये सभी बहुत सारे धात्विक खनिज मिलते हैं और इसीलिए यह विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच चट्टान कही जा सकती है, आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए आप देखोगे दक्षिण भारत में जहां जहां चट्टानें मिलती हैं वहां पर विशेष रूप से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा विकास हुआ, या इसी पर आधारित कुछ और दूसरे भारी उद्योगों का, हैवी इंडस्ट्रीज का ज्यादा विकास हुआ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ दिस प्री-कैम्ब्रियन सिस्टम, पुराना सिस्टम वाज फॉर्म्ड देयर, है ना। जब प्री-कैम्ब्रियन सिस्टम का पक्षापर्दन हुआ तो फिर पुराना क्रम की चट्टानें बनी, है ना। तो इसका मतलब है इसमें कुछ सेडिमेंट्री कैरेक्टर आ गया, यानी कि कंपैरेटिवली सॉफ्टर होंगी। हाँ, ये बात इन दोनों के लिए और ध्यान रखना, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन आर्कियन सिस्टम एंड धारवाड़ सिस्टम। इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं इन दोनों में मिलते। पुराण क्रम में भी जनरली जीवाश्म उपस्थिति बहुत कम पाई जाती है, कुछ में थोड़ी बहुत सिम्टम्स मिल जाते हैं, कुडप्पा में भी बिल्कुल नहीं मिलते। तो यहाँ पर कह सकते हो कि आप लोग विशेष रूप से वेदरिंग एंड इरोजन से बनी हुई हैं, और जब इनकी वेदरिंग एंड इरोजन हुई तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवाइडेड इन टू पार्ट। वन पार्ट इज कुडप्पा एंड अनदर पार्ट इज विंध्यन। यानी कि पहले बनी कौन सी, आर्कियन, देन धारवाड़, देन कुडप्पा, देन विंध्यन। दिस इज 4 नंबर, याद रहेगा। अब कुडप्पा क्रम की जो रॉक्स बनी हैं ये धारवाड़ क्रम की अपक्षय एवं अपरदन से बनी हुई हैं। अब ध्यान रखना 1 by 1 होगा, यानी कि पहली से बनी दूसरी, दूसरी से बनी तीसरी, तीसरी से बनी चौथी, एंड नेक्स्ट सो ऑन। तो यहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें, आप शायद जानते हो कि कुडप्पा इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विच कवर नियर अबाउट 24,000 square kilometer area. So one of the biggest district, and in that area these rock systems are found there. उसी के नाम पर फिर इसका नाम पड़ गया कुडप्पा। ठीक है, ये कंपेरेटिवली ये भी सॉफ्टर होती हैं, बट टाइम के स्केल पर काफी पुरानी होती हैं, तो इसमें भी काफी हार्डनेस देखी जाती है। इसमें फाइन विशेष रूप से मार्बल्स वगैरह मिलते हैं, कुछ बढ़िया किस्म के पत्थर मिलते हैं, जैसे विशेष रूप से डायमंड वगैरह की उपस्थिति इनमें पाई जाती है, या फिर एस्बेस्टस वगैरह मिलते हैं, माइका वगैरह भी इस वाली रॉक्स में पाई जाती है। आप लोगों ने गोलकुंडा माइन सुनी होगी। गोलकुंडा माइन इज वेरी फेमस फॉर द कोहिनूर डायमंड। सो इसी में डायमंड बहुत सारे मिलते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुडप्पा सिस्टम को ध्यान रखना। देन आफ्टर विंध्यन सिस्टम इज फाउंड बाय वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ कुडप्पा सिस्टम। ठीक है, और सो इट हैज कंपेरेटिवली मोर एंड मोर सेडिमेंट्री कैरेक्टर। तुलनात्मक रूप से इसमें ज्यादा सेडिमेंट्री कैरेक्टर देखा जाता है। इसमें कहीं कहीं फॉसिल्स मिल जाते हैं, बट दीज फॉसिल्स आर हाईली मेटामॉर्फोज्ड, ज्यादा रूपांतरण उसमें देखा गया है। इसमें विशेष रूप से एमपी में, नाम से समझ में आ रहा है, विंध्यन क्रम, यानी कि विशेष रूप से गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी के सदर्न ईस्टर्न साइड में, यानी कि मिर्जापुर वाला जो रीजन है, भदोही रीजन, एंड इट रीच अप टू बिहार इन सासाराम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न साइड ऑफ बिहार। सासाराम, कैमूर डिस्ट्रिक्ट भभुआ, तो यहाँ काफी बड़े एरिया में फैली हुई है, और इसमें पत्थर काफी मिलते हैं, स्पेशली दिस फेमस फॉर red sandstone. It famous for red sandstone, and रेड सैंडस्टोन के साथ साथ जो चूना पत्थर होते लाइमस्टोन, इसमें विशेष रूप से मिलते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच रॉक सिस्टम कहा जाता है। इसमें एक बड़ी खास बात ये भी देखी जाती है, इस रॉक सिस्टम में चूना पत्थर पाए जाने की वजह से सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत अधिक विकास हुआ। फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। इसलिए आप लोगों ने जरूर एमपी में सुना होगा, सतना, डालमिया नगर, इटारसी और कई जगहों पर बड़ी मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, एंड एमपी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, स्पेशली सतना इज ऑल्सो नोन एज सीमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर चूना पत्थर बड़ी मात्रा में पाए जाने की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ चूना पत्थर से बड़ी मात्रा में बिल्डिंग मटेरियल्स भी बनते हैं, जैसे कंक्रीट। इसलिए आप लोग देखोगे एमपी से बड़ी मात्रा में कंक्रीट का
कंक्रीट की सप्लाई देश के विभिन्न भागों में की जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रॉक सिस्टम भाई इंपॉर्टेंट है। और रेड सैंडस्टोन जो होते हैं स्पेशली फिर ये स्कल्पचर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, यानी कि मूर्ति कला में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसीलिए कभी आप लोग देखोगे जब कल्चर पढ़ोगे तो अलग अलग शैली है, गांधार शैली, मथुरा शैली। तो मथुरा शैली में आप देखोगे अधिकांश जो मूर्तियां हैं वे सामान्यतः आपको बनी हुई मिलेंगी लाल बलुआ पत्थर की। तो वहीं पर जो देखोगे द्रविडियन शैली की मूर्तियां हैं, साउथ की मूर्तियां हैं, अमरावती वगैरह क्षेत्र की जो मूर्तियां हैं उस एरिया में सामान्यतः मार्बल मिलता है, तो उधर की मूर्तियां मार्बल्स की ज्यादातर बनी हुई मिलती हैं। चलिए खैर, स्कल्पचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्डिंग मटेरियल्स दूसरे जैसे कंक्रीट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विंध्यन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पहली कौन सी है भाई, शब्द कैटेगराइजेशन करोगे तो पहली बनी आर्कियन, देन धारवाड़, देन कुडप्पा, देन विंध्यन। ठीक है, इसको आप लोग ऑर्डर में ध्यान रख सकते हो। देन फिर आफ्टर द्रविडियन क्रम के बारे में ध्यान रखना कि यह एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन में मिलती है, नॉट इन पेनिनसुला। एक्स्ट्रा पेनिनसुला मींस इन द रीजन ऑफ हिमालय। ध्यान रखना, नाम आपको लग रहा होगा द्रविडियन, तो आपको मन में हो रहा होगा कि द्रविडियन सिस्टम जनरली फाउंड इन द रीजन ऑफ पेनिनसुला, बट नॉट, इट फाउंड इन एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन, इन हिमालय रीजन एंड इन डीपर पार्ट, it found in Himalaya region in deeper part. So it's a very interesting fact, it has less studied, इसका बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ। सो वी हैव अवेलेबल लेस इंफॉर्मेशन, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते। देन वी शुड हैव गो फॉर आर्यन क्रम। हमें आर्यन क्रम में के बारे में कह सकते हैं कि यह भारत की सबसे नई चट्टान है, इससे न्यूएस्ट रॉक सिस्टम। ठीक है, न्यूएस्ट रॉक सिस्टम, इसका मतलब ये भी है कि इसमें सेडिमेंट्री करैक्टर सबसे ज्यादा होगा और इसमें फॉसिल्स वगैरह भी ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा किसी भी रॉक सिस्टम में सेडिमेंट्री करैक्टर होता है उतना ही ज्यादा उसमें फॉसिल्स पाए जाने की पॉसिबिलिटीज भी इसमें ज्यादा देखी जाती है और वो रॉक सिस्टम सॉफ्टर भी होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हो, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड करैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ करैक्टर इट डिवाइडेड इन 4 पार्ट। ठीक है, कई बार ये पूरा का पूरा यही पूछ दिया जाता है इनको अरेंज करने के लिए, तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट इज गोंडवाना। एमपी में गोंड क्षेत्र में सबसे पहले इसकी स्टडी हुई थी, जहां पर कोयला बड़ी मात्रा में पाया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोंडवाना। गोंड मतलब गोंड जनजाति, वाना मीन्स घर, यानी कि गोंड जनजाति के घर में पाई जाने वाली चट्टानें। और हुआ यह था कि कार्बोनिफेरस काल में, यानी कि आज से करोड़ों साल पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है ये पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। पता आप लोगों को, ये पहले हमारे अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, परंतु टेक्टोनिक प्रोसेस हुई और ये टूट के उत्तर की ओर मूवमेंट करने लगा। यानी कि पेनिनसुला इंडिया जो हमारा है ये पहले कभी विषुवत रेखा के दक्षिण में था। इसका मतलब गर्म उष्ण आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में रहा होगा, तो वर्षा हुई होगी और तापमान ज्यादा रहा होगा, तो ऐसे में वनस्पति का विकास हुआ होगा। वर्षा ज्यादा होंगी तो इस ऐसे क्रम में नदियों का विकास हुआ होगा। तो विशेष रूप से अनेक नदी घाटियों में यहाँ पर इस क्रम की चट्टानों की उपस्थिति पाई जाती है, विशेष रूप से दामोदर, उसके साथ साथ महानदी और फिर उसके साथ साथ गोदावरी नदी घाटियों में इस प्रकार की चट्टानों की उपस्थिति पाई जाती है। हुआ ये कि जब यहाँ पर इन घाटियां, नदी घाटियां बनी, तो यहाँ पर विशेष रूप से ये भी देखा गया कि बहुत सारी भूगर्भिक क्रियाएं हुई। तो जो जंगल पूरे इस एरिया में विकसित हुए थे उस आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में, वे सभी कार्बोनिफेरस काल में दफन हो गए और दफन होने के बाद वे लंबे समय तक दबे रहे, तो उनमें फोसिलाइजेशन की क्रिया हो गई और उसी फोसिलाइजेशन की क्रिया से बन गए कोयला। क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में यह सब क्रिया हुई, तो भारत में बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है और भारत में कोयले का सबसे बड़ा रिच जो क्षेत्र है वो आपका है दामोदर नदी घाटी। आप लोगों ने सुना होगा इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कोयले के क्षेत्र जैसे रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, धनबाद, ये जितने भी क्षेत्र हैं, बोकारो, ये सभी विशेष रूप से दामोदर नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो आप लोग पहला क्या कह सकते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, दामोदर घाटी इन
वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ठीक है। उसके बाद महानदी घाटी में भी, सोन घाटी में भी ये बड़ी मात्रा में पाई जाती है। आपने महानदी घाटी में जरूर तलचर का नाम या तालचर का नाम सुना होगा, या फिर वहीं पर ऊपर जाएंगे सोन नदी के क्षेत्र में आप देखोगे विशेष रूप से सिंगरैनी वहां पे मिलता है, या फिर कोरबा वगैरह का जो रीजन है विशेष रूप से कोयले के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध, ठीक है। उसके बाद महानदी घाटी में आप जाएंगे तो वहां पर रामागुंडम, पेंच, फिर कंटापल्ली, ये सभी कोयले के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि भारत का जो कोयला 98 जो भी कोयला मिलता है उसका 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और कोयला कितना इंपॉर्टेंट है, यू कैन इमेजिन कि नाउअडेज कोल इज नोन एज ब्लैक डायमंड, है ना। एनर्जी का इंडिया में सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि मोर देन 70% एनर्जी वी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, यानी कि थर्मल हमारे यहाँ बड़े बड़े एनटीपीसी के प्लांट लगे हुए हैं जिनसे बड़ी मात्रा में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और यही सब बातें आपको मेंस में लिख देनी है और प्रीलिम्स में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी मैंने क्षेत्र बताए हैं जैसे कोरबा, कैंटापल्ली या फिर रामागुंडम, ये जितने भी क्षेत्र हैं कई बार राज्यों के साथ मैच कराए जाते हैं। इसके लिए आप लोग मेरी पुस्तक आती है भारत भूगोल मानचित्रावली, उसे पढ़ सकते हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, पढ़ सकते हो। दिस इज अ वेरी यूजफुल बुक। देन आफ्टर बच्चों दक्कन क्रम में चलते हैं। इसी दौरान जब ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग इधर की ओर मुड़ रहा था तो यह कई एरिया में हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरा। परिणाम हुआ यहाँ पे बहुत ज्यादा वल्केनिज्म की क्रिया हुई, यानी क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत के अनेक क्षेत्रों में विशेष रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्रों में वहां पर वल्केनिज्म की क्रिया हुई, ज्वालामुखी की क्रिया से हुई और मैग्मा की मोटी मोटी परतें जम गई और 3 बार यहाँ पे क्रिया हुई। और इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे परतों के रूप में मैग्मा की उपस्थिति, सीढ़ीदार रूप में मैग्मा की उपस्थिति पाई जाती है। और जब मैग्मा में परतों की उपस्थिति हो, सीढ़ीदार उनकी उपस्थिति यानी किनारे के भाग सीढ़ीदार हो, तो ऐसे में उसे ही कहा जाता है ट्रैप। तो इसीलिए आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई और यह लावा प्रधान चट्टानें हैं और बाद में ही अपक्षयित अपरदित हुई। वेदर्ड एंड इरोजन के बाद ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल की उत्पत्ति हुई, काली मिट्टियां बनी और काली मिट्टी और ब्लैक सॉइल इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक बात और ध्यान रखना, जहां पर कॉटन होगी वहीं पर कॉटन इंडस्ट्रीज होंगी, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के बड़े बड़े केंद्र आपको इस एरिया में मिलते हैं। बॉम्बे एंड गुजरात, बॉम्बे कह सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में इनका बड़ा क्षेत्र मिलता है और यही दोनों क्षेत्र कॉटन के बड़े हब भी माने जाते हैं। देन टर्सरी क्रम की, यानी कि आज से लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ साल पहले की इसके बीच में जब यह भारत का क्षेत्र भारत उत्तर की ओर मूव कर रहा था और मूव करते करते धीरे धीरे यह विषुवत रेखा को क्रॉस करके, यानी विषुवत रेखा भी इसके दक्षिण में हो गई और जाके यह यूरेशियन प्लेट से टकरा गया और यहाँ जो बीच में टेथिस सागर था उस पर दबाव उत्पन्न किया और उसी दबाव उत्पन्न करने से जो अवसाद थे उनमें फोल्डिंग हो गई, यानी कि जो भी टेथिस सी में सेडिमेंट्स थे दे आर फोल्डेड एंड दे क्रिएटेड हिमालयन माउंटेन्स। तो आज से 3 करोड़ साल पहले हिमालयन माउंटेन्स, टर्सरी काल में हिमालयन माउंटेन की उत्पत्ति हुई और रजनी हुई और ये सेडिमेंट्री करेक्टर ली हुई चट्टानें इनमें, इसीलिए तुम लोग देखोगे हिमालय क्षेत्र में सेडिमेंट्री करेक्टर बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसीलिए हिमालय क्षेत्र में विशेष रूप से लैंडस्लाइडिंग यानी भूस्खलन की क्रियाएं विशेष रूप से वहां पर होती रहती है सॉफ्ट रॉक्स के कारण। देन आफ्टर वहीं पर क्वार्टरनरी। अब जरा सोचिए, हिमालय क्षेत्र बन गया, हिमालय क्षेत्र से पौने टकरा रही हैं, बारिश हो रही है, चट्टानें मुलायम हैं। अब चट्टानें जब मुलायम हैं, ऐसे मुलायम चट्टानें हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ऐसे भाई अपरदन होगा, इरोजन होगा और नदियों के साथ ह्यूज क्वांटिटी में सेडिमेंट्स लाकर जो
हिमालय के दक्षिणी भाग में एक डिप्रेशन बना था आज से लाखों साल पहले, जब ये प्लेट जाके टकरा रही थी। इस डिप्रेशन में यहाँ पे आके नदियों ने जो भी सेडिमेंट्स था उसको डिपॉजिट करना शुरू किया, और उसी डिपोजिशन की वजह से आज गंगा के मैदानी भाग का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हो कि गंगा का मैदानी भाग, द होल पार्ट ऑफ गैंजेटिक प्लेन फ्रॉम द पंजाब टू असम is formed by the sedimentary rock system, and it is example of quaternary rocks. क्वाटरनरी रॉक्स की ध्यान रखना सबसे बाद में बनी हुई है, तो बहुत ज्यादा सॉफ्टर होती हैं, मुलायम चट्टानों की बनी होती हैं, और इसमें जीवाश्म भी काफी पाया जाता है और इजीली इसमें वाटर पेनिट्रेट कर जाता है। सो आसानी से नॉट ओनली वेरी यूजफुल फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो कृषि की दृष्टि से बहुत उपयोगी। इसलिए देखोगे फ्रॉम असम टू पंजाब, दिस इज ए डेंस पॉपुलस रीजन एंड दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से भारत में बहुत सारी चट्टानें मिलती हैं, और इनको आप लोग ध्यान रखना, यही मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को रोकना चाहता हूँ, अपनी बातों को स्टॉप करना चाहता हूँ, और फिर आगे मैं मिलूंगा और दूसरी बातों पर चर्चा करूंगा। ठीक है, ओके, फिर बाय, थैंक यू।